तिरहुत स्नातक चुनाव को लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुका है। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं। उम्मीदवार अपनी जीत की खुशी भी मना चुके हैं, एमएलसी भी बन चुके हैं। अब आइए एक नज़र ज़रा सा इस चुनाव के मुख्तलिफ पहलुओं पर डालते हैं और इसको एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। इस चुनाव को गुजरे हुए लगभग एक हफ्ता से ज़्यादा वक्त हो गया। इसमें डिफरेंट दलों के उम्मीदवार खड़े हुए थे। जन सुराज से विनायक गौतम खड़े हुए थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि धन सुराज जो है इस बार बिल्कुल किसी को भी अपने से आगे नहीं आने देगी, लेकिन उनका भी जातीय समीकरण बिल्कुल फेल्योर की तरफ रहा। कहा जाता है कि भूमिहार समाज पूरे बिहार को और ख़ास तौर से तिरहुत कमिश्नरी को और इसके मेडिकल डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरह कवर करता है। इसलिए डॉक्टर विनायक गौतम के टक्कर का उम्मीदवार कोई नहीं है, लेकिन ब्रजवासी जी के सामने वो भी 12,000 से कुछ ज़ायद वोटों पर लटक गए। दूसरी तरफ हमारे शिवहर में कुछ लोगों ने जो है अभिषेक झा को जिताने का बिल्कुल जैसे ऐसे लग रहा था कि शिवहर ज़िला से ही अभिषेक झा चुनाव जीत जाएंगे, जहां महज वोटरों की तादाद लगभग 1,44,000 वोटरों में से 6600 वोटर हैं। तो उनको भी देखा यह गया कि उनके जाति के लोगों ने एक तरफ से एक तरफा बूथ पर देखा यह गया कि एक तरफा होकर के अभिषेक झा को वोट करने का काम किया, लेकिन अभिषेक झा चौथे पायदान पर पहुंच गए। उनका भी जातीय समीकरण इसमें काम नहीं किया और जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने उनको जीत का डंका चुनाव से पहले ही बजा चुके थे, उनकी भी कोई भी मंत्रणा काम नहीं की और नतीजतन वो चौथे पायदान पर पहुंच गए। उसके बाद आरजेडी ने एक उम्मीदवार रवि किशन को उतारा था, गोपी किशन को, सॉरी माफ़ करिएगा, गोपी किशन को उतारा था और गोपी किशन आरजेडी से थे, तो समीकरण के हिसाब से उनको यादव का वोट मिलना चाहिए था और चूँकि वैश्य समाज से हैं, तिरहुत कमिश्नरी में ख़ास तौर से शिवहर और इसमें जो है बेलछंड वगैरह सीतामढ़ी में इनकी तादाद ज़्यादा है वैश्य की, तो गोपी किशन भी तीसरे पायदान पे लटक कर रह गए। न पार्टी का बैक सपोर्ट जातीय समीकरण उनको एमवाई का समीकरण काम आया, न उनका अपना जातीय समीकरण उनको काम आया। अब इसमें जो है एमआईएम ने एक कैंडिडेट को उतारा था, एहतशामुल हसन रहमानी को, जिनकी बात भी बहुत जगह नहीं पहुंच पाई। आनन फानन में चुनाव से एक हफ्ते पहले उन्होंने एमआईएम ज्वाइन किया था और उस हिसाब से जितना हो सका पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने इसको कवर करने का कोशिश किया और जो है वो बहुत नीचे रह गए। लोगों का ये लोकतंत्र है, लोगों की अपनी चॉइस है, लोगों ने उनको वोट देना पसंद नहीं किया, लेकिन वोट नहीं मिला। और इसमें देखने वाली बात ये हुई कि शिक्षक एकता किस मजबूती के साथ काम की है, बगैर धन बल के और बगैर दांव पेच के ब्रजवासी जी ने इस चुनाव को जीतने का काम किया। इसमें टीचरों ने बाकायदा, मैंने खुद देखा कि हर बूथ पर खड़े होकर के, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, सब ने एक टीचर के नाम पर एक होकर के उनको वोट करने का काम किया और नतीजा आपके सामने है। टीचर एकता बिहार में जीत गई। उसमें सहानुभूति उनकी काम आई जब उनको हटा दिया गया था। ये इस सहानुभूति की वजह से ख़ास तौर से एक तरफ़ा
टीचरों का वोट उनको मिला और ये कहा गया कि वो शिक्षकों की आवाज़ सरकार तक उठाने का काम करेंगे, पहुंचाने का काम करेंगे और उसको मनवाने का काम करेंगे। इस वजह से उनको वोट दिया गया और प्रचंड बहुमत से उनकी विजय हुई। उनको जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और ऊपर वाला करे, अल्लाह करे कि वो लोगों के उम्मीद पर, शिक्षकों के उम्मीद पर खरे उतरे। लेकिन अब जो लोगों का नज़रिया रहा इस चुनाव में और जो नतीजा रहा, इससे कुछ बातें सामने निकल कर के आई कि चुनाव जीतने के लिए कोई भी जातीय समीकरण कारगर नहीं है। भूमिहार की जो नेटवर्किंग है एक, वो नेटवर्क भी फेल होता हुआ दिखाई दिया, यानी नेटवर्किंग की भी कोई अहमियत नहीं रही इस चुनाव के अंदर। धन बल, जिन दलों के पास धन था उन्होंने धन का इस्तेमाल किया, वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। धन इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवार दूसरे से लेकर के चौथे पोजीशन तक पहुंच गए। अब शिक्षक संघ की एकता इसमें काम आई। तो एक सवाल सामने उठ करके आता है कि क्या आने वाले वक्त में जो है वकीलों का भी एक संघ हो, उनकी एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए और वो चुनाव लड़े वकीलों के मुद्दों को उठाने के लिए। शिक्षकों की भी एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जो खालिसतन सिर्फ शिक्षकों के मुद्दों को लेकर के लड़े। इंजीनियर की भी होनी चाहिए, डॉक्टर्स की भी होनी चाहिए। डिफरेंट जो प्रोफेशन के लोग हैं उन सब की एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। सबका एक एक एमएलसी का उम्मीदवार होना चाहिए और जो कि सदन में पहुंच करके उनके आवाज़ को उठाए। और दूसरा सवाल ये जन्म लेता है यहाँ पर कि क्या अगर ब्रिजवासी की जगह कोई आफाक अहमद साहब, कोई अहमद साहब या होते तो क्या शिक्षक एकता इसी तरह बरकरार रहती? जो व्यवहार ब्रिजवासी जी की वजह से, ब्रिजवासी जी के साथ हुआ और जिस तरह का आवाज़ वो उठाने वाले थे, तो क्या माइनॉरिटी का कोई, मुसलमान का कोई लीडर इस तरह का होता तो क्या टीचर संघ इसी तरह मुत्तहिद होकर के, एक होकर के उनको भी कामयाब करने का काम करती कि इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है और ये मजबूती से सदन में हमारा आवाज़ उठाने का काम करेंगे? ये काबिल गौर एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जिस पे तमाम बुद्धिजीवी लोगों को सोचना चाहिए, ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लोगों को। और एक सवाल और है जो माइनॉरिटी के मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे वो टीचर्स हो या नॉन टीचर्स हो, कोई भी ग्रेजुएट हो, क्या सदन में इस वक्त ब्रिजवासी जी की ज़रूरत थी? या फिर आप देखिए पूरे भारत के पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर किस कौम को, किस कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा टारगेट बनाया जा रहा है? वो मुस्लिम है, एक के बाद दूसरे सीए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक और उसके बाद अभी वक्फ का मसला चल रहा है। हर मस्जिद के अंदर मंदिरें ढूंढी जा रही है, मुसलमान पर पुलिस खुलेआम फायरिंग कर रही है। तो क्या ऐसे लोग की ज़रूरत थी? जिस तरह से अख्तरुल ईमान एक तरफ सदन में खड़े होकर के बुनकरों के, गरीबों के, मजबूरों के, शोषितों के, लाचारों के मुद्दे को उठाते हैं और बहुत सारी बात पक्ष को मानना भी पड़ता है और अपने फैसले को बैक भी करना होता है, जो कि उनकी मेजॉरिटी तो है लेकिन विज़न में बहुत कमी है। और एक्यूट विज़न की वजह से जो लॉ वो लाते हैं, तो जब उनको ब्रॉड विज़न दिया जाता है तो वो इसको जो है काम, उसको जो है बैक करने का काम करते हैं। इतना तो ये मौजूदा नीतीश सरकार इस वक्त बिहार के सदन में, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, इसमें करने का काम करती है। तो क्या इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं थी कि एक कैंडिडेट जो माइनॉरिटी का, दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का और शोषितों का आवाज़ उठाए? या फिर हम लोग सिर्फ एक बात पे कंसंट्रेट हो गए कि भाई ऐसा कैंडिडेट हो जो सिर्फ टीचरों की आवाज़ उठाए? ये बात काबिल गौर है। अगर टीचर्स हजरात को ये बात बुरी लगे तो मैं माजरत खा हूँ। देखिए, पढ़े लिखे लोग जब स्वार्थ में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर वो कम्युनिटी, वो कौम या जिसके लिए वो कोशिश करते हैं
अब मान लिए कि टीचर्स हैं, है वो प्रोफेशन के अंदर है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है, जो भी काम कर रहे हैं रेगुलरली, लेकिन एक तरफ से उमूमन एज ए होल मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। होना ये चाहिए था कि एक नुमाइंदा, एक मौका था, विधान परिषद में जाता और जो अपनी आवाज़ को बेबाकी के साथ रखता, मुसलमानों के मसाइल को रखता, जिसमें वो टीचर्स के भी मसाइल को रख सकता है। लेकिन क्या ब्रिजवासी जी वक्फ बिल पर बात करेंगे? क्या ब्रिजवासी जी मुख्तलिफ मस्जिदों के मसाइल पर बात करेंगे, या CA/NRC पर बात करेंगे, या ट्रिपल तलाक पर बात करेंगे? ये मुस्लिम बुद्धिजीवियों को सोचने की ज़रूरत है और इसका जवाब अपने कामों में तलाश करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कैंडिडेट वाइज जो है डिफरेंट चुनाव में मुसलमान का नारा लगाते हैं विधानसभा में और डिफरेंट चीज़ों में, लेकिन जो है और जब दूसरे चुनाव में अपने ही कौम के लोग आते हैं तो फिर उस वक्त उनको इस बात का ख्याल नहीं रहता है। तो एक बार फिर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, चंद सवाल इस चुनाव के उपरांत बाकी रह गए हैं कि क्या ब्रिजवासी की जगह कोई आफाक अहमद या कोई मोहम्मद साहब या अहमद साहब कोई होते कैंडिडेट तो क्या शिक्षक एकता इसी तरह बाकी रहती? और दूसरा, क्या ब्रिजवासी जी सदन में जाने के बाद मुस्लिमों, दलितों, वंचितों जिसके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, क्या उनके भी मुद्दे को उठाने का काम करेंगे, या सिर्फ शिक्षकों के ऊपर जो शोषण हो रहा है उसी मुद्दे को उठाने का काम करेंगे? देखिए, बने रहिए। अब बहुत ही कम समय बचा है इस सेशन में, चूँकि ये उपचुनाव था। देखिए इस चंद सालों में क्या रिस्पॉन्स रहता है और पब्लिक रिस्पॉन्स इसके बाद आने वाले वक्त में